हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th बोर्ड के 100 सबसे महत्वपूर्ण साइंस के डिफिनेशन परिभाषाओं को देख रहे हैं, जो 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 6-7 एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो इस बात को अच्छे से समझते हुए आज पार्ट कितना छो कर रहे हैं, इसके पहले 5 पार्ट तक अपलोड कर दिया गया है। जो भी पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं, इस पार्ट को देखने के बाद आप 1 से पार्ट 5 तक देख लीजिएगा। ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो नहीं होता है, लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है एक। देखिए, समझिए अच्छे से। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है क्रियाशील मूलक, बहुत बार आया है क्रियाशील मूलक। ये इसका दूसरा नाम भी है अभिक्रियाशील मूलक। क्या बोलते हैं इसे? अभिक्रियाशील मूलक भी बोलते हैं। अभिक्रियाशील या क्रियाशील मूलक क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए OH लिखते हैं, COOH लिखते हैं, CHO लिखते हैं। OH जो है किसका क्रियाशील मूलक है? अल्कोहल का है। क्या है? अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। COOH अम्ल का क्रियाशील मूलक है। CHO एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, एल्डिहाइड। देखिए, यानी क्रियाशील मूलक जो है वो परमाणुओं का एक समूह है, क्योंकि इसमें 2 परमाणु है, इसमें 4 परमाणु है, इसमें 3 परमाणु है। तो कहेंगे क्रियाशील मूलक क्या है? परमाणुओं का एक समूह है। समझिए, अल्कोहल है, और अल्कोहल को हम पीने में उपयोग करते हैं, ईंधन में उपयोग करते हैं। अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को शराब के रूप में पीता है। अम्ल क्या है? अम्ल आपको पता है बैटरी में डलाता है, उसे हम पी नहीं सकते। यानी दोनों का गुण क्या हुआ? अलग अलग। अल्कोहल का गुण अलग है और अम्ल का गुण अलग है। किसके कारण? ये अभिक्रियाशील मूलक OH और COOH के कारण ही अम्ल और अल्कोहल का गुण क्या है? अलग है। तो क्या बोले? परिभाषा भी देखेंगे तो बोलेंगे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का ऐसा समूह। क्या बोले? 2 या अधिक परमाणु का समूह होता है। अधिक परमाणुओं का, 2 या अधिक परमाणुओं का क्या होता है? समूह होता है। 2 या अधिक परमाणुओं का क्या होता है? समूह होता है, जिस पर क्या होता है? इसका भौतिक रासायनिक गुण, जिस पर इसका भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करता है। जिस पर इसका भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करता है। रासायनिक गुण निर्भर करता है। याद रखिएगा। कहेगा क्रियाशील मूलक क्या है? क्रियाशील मूलक तो कहिएगा 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर उसका भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करता है। क्या कहलाता है? क्रियाशील मूलक कहलाता है। अगला देखिए, समव्यवता है। कुछ आज अच्छे परिभाषा है जिसे समझना ज़्यादा जरूरी है। समव्यवता क्या होता है? देखिए, जैसे 1 2 3 4 कार्बन को इस प्रकार लिखें, लेकिन 4 कार्बन को लिखने का अलग तरीका है। 4 कार्बन को इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी C4 है, यहाँ भी क्या है? C4 है। लेकिन सोचिए, जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं अणुसूत्र। या अणुसूत्र क्या है? दोनों का C4 ही है, लेकिन संरचना जो बना हुआ है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो अलग है। स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? अलग है। तो कहते हैं जब किसी यौगिक का अणुसूत्र समान रहे लेकिन संरचना सूत्र अलग रहे तो उसे समव्यवी कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? समव्यवता कहते हैं। समझे बात को? जब किसी यौगिक का अणुसूत्र समान, अणुसूत्र क्या बोले? अणुसूत्र समान रहे, अणुसूत्र सेम रहे, संरचना सूत्र लेकिन जो बनवे संरचना सूत्र। कैसे बनता है संरचना सूत्र? इसके लिए पूरा कार्बन उसके चैप्टर इस चैनल पर पढ़ा रखे हैं, उसे आप जाके देख सकते हैं कैसे बनता है। जब अणुसूत्र समान रहे, संरचना सूत्र क्या रहे? अलग अलग रहे, अलग अलग रहे। जब अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग रहे तो उसे क्या कहते हैं? समव्यवी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समव्यवी कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? समव्यवता कहते हैं। समव्यवता क्या बोले? जब किसी यौगिक का अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग हो तो उसे समव्यवी कहते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं? समव्यवता कहते हैं।
अगला देखते हैं संयोजकता क्या होती है। संयोजकता क्या होती है? तो कोई पदार्थ जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या त्याग सकता है उसे क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है उसे क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। समझिए, यानी किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की क्षमता क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे mg का मान कितना है? 12। आपको बहुत बार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, 2 8 8 18 18 32 करके आप रट्टा मारिए, बहुत बार बता चुके होंगे। अगर हमसे जुड़े होंगे तो 2 8 10 हो गया, अगला 8 लिख देंगे 18 हो जाएगा। हमको 12 ही लिखना है तो 2। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं या 6 को ला सकते हैं। आसान काम कौन है? 2। यानी 2 को बाहर निकालना है तो संयोजकता कितना होगी? इसका संयोजकता पूछेगा, संयोजकता कितने हो गई? संयोजकता 2 हो गई। जैसे मान लीजिए क्लोरीन कहें, क्लोरीन कितना हुआ? 17। 17 कहें 2 8 7 हुआ। 7 के लिए 1 ला सकते हैं या 7 को निकाल सकते हैं ऑक्टेट पूरा करने। आसान कौन है? 1 है। यानी इसकी संयोजकता, क्लोरीन की कोई संयोजकता पूछेगा तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1 है। समझ गए? संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। सहसंयोजी बंध, ये क्या होता है? सहसंयोजी बंध जिस बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, जैसे मान लीजिए हमारे पास 8 रुपया, इसके पास 8 रुपया और दोनों को चाहिए हमको 10 रुपये हो जाए, तो क्या करेगा? 2 रुपये का सहयोग कर देगा, इसको 2 रुपये वाला दे देगा। देखिए क्या करेगा, ऐसा करके कुछ करेगा। इसके पास कहें, मान लीजिए 4 का एग्जाम्पल लेते हैं, इसके पास 4 रुपया है, इसके भी पास भी 4 रुपया है और चाह रहा है दोनों 5-5 रुपया हमारे पास रहता। ऐसा करके मान लीजिए 4 है तो ये क्या करता? ऐसा करके बना लेता, कहता मेरे पास भी 5 रुपये है। ऐसा करके बना लेता, मेरे पास भी 5 रुपये है। तो हर एक में कितना हो गया? 5। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो हो गया साझेदारी कर लिया। जिस बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी वैसा बंध जिसका निर्माण जो होता है, वैसा बंध जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी यानी पार्टनरशिप, साझेदारी द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंधन कहते हैं। अच्छे से याद रखेगा, जिस बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा होता है सहसंयोजी बंधन कहलाता है। जितने भी कार्बन कंपाउंड है, जैसे ये भी कार्बन पढ़ रहे हैं, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के सब कंपाउंड पढ़ते हैं उसमें सहसंयोजक बंध ही पाया जाता है। तो वैसा बंध जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है क्या कहलाता है? सहसंयोजी बंध कहलाता है। अच्छे से ध्यान रखना है परिभाषा को। वैसा बंध जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा होता है सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब देखिए 4 अभिक्रिया बहुत बार पूछा जाता है। इन चारों अभिक्रिया को अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ समझा देते हैं। एक होता है संयोजन, एक होता है वियोजन। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और कहते हैं द्विविस्थापन। समझिएगा क्या होता है। संयोजन के मतलब संयोग करके, 2 चीज़ संयोग करके एक बड़ा चीज़ बन जाएगा संयोजन। वियोजन का मतलब टूट जाएगा, एक चीज़ जो है 2 चीज़ में टूट जाएगा, उसे क्या कहेंगे? वियोजन कहेंगे। संयोजन हो गया वियोजन। विस्थापन का मतलब ए भी था, सी के साथ मिला तो ए कोई अकेले हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ए अकेले कोई हो जाएगा, ए अकेले हो गया, बी सी जो है बी के साथ चला गया, ये बी जो है अपना स्थान बदल लिया। इसको क्या कहते हैं? विस्थापन या बोलते हैं प्रतिस्थापन। द्विविस्थापन क्या होता है? ए बी प्लस सी डी था तो इसमें अदला बदली ये दोनों कर लिया, ऐसा करके समझ लीजिए अदला बदली किया। बी और सी अदला बदली कर लेता है तो ए के साथ डी, ए के साथ कौन चला जाएगा? ए के साथ जो है डी चला जाएगा और सी के साथ क्या आएगा? बी चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। परिभाषा अच्छे समझिए। पहला वाला जो होता है अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक होते हैं, बाद में क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। तो पहला परिभाषा संयोजन का सुनिएगा अच्छे से। जब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले?
जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक अभिकारक, ये अभिकारक है, टूटेगा तो ही बनेगा, दो या अधिक क्या उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में कहते हैं अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व जो अकेले रहेगा वो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व का स्थान ले लेता है। जैसे सी कहाँ था, देखिए सी जो था वो क्या था, ए के पास आ गया, ए का स्थान ले लिया, कहा ए को भागो तुम, हम साथ रहेंगे बी के साथ। ऐसा कुछ हुआ जब अधिक अभिक्रियाशील, जो अकेले रहता है वो अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए। जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान लेता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसमें ए बी सी क्या, बी अपना स्थान सी को दे दिया और सी जो ले लिए बी, यानी आयन, यानी प्लस माइनस जो होता है इसको प्लस कहते हैं, इसको माइनस कहते हैं, और प्लस माइनस को क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ऐसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चारों समझ में आ गया होगा। पहला कहेंगे जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन। जब एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन। जब अधिक अभिक्रिया वाला तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ले जाता है, विस्थापन। और जब आयनों का आदान प्रदान हो जाता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए एग्जाम्पल से हम यहाँ समझा देते हैं। क्या बोले इसमें कहें, जब दो अभिकारक दो या अधिक, लिखिए दो या अधिक अभिकारक मिलकर क्या करें, एक उत्पाद का निर्माण करें तो उस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg+O2 बना दिए, क्या MgO बना दिए। इसको बैलेंस ऐसे इस प्रकार कर लीजिए तो बैलेंस हो गया हमारा 2Mg+O2, 2MgO बना दिया, जुड़ गया तो संयोजन, जुड़ना संयोजन, टूट जाएगा तो वियोजन। जैसे मान लीजिए 2MgO, इसको पलट दीजिए 2MgO, Mg+O2 जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, वियोजन। यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें, तो ऐसा कर लीजिए, जब एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहता है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन या द्विवीय, इसका 2-3 नाम है। देखिए विस्थापन भी है, प्रतिस्थापन भी है। एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन भी से कहते हैं। कि क्या होगा, कहेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है। जैसे यह एग्जाम्पल देंगे, मान लीजिए हम एग्जाम्पल देते हैं CuSO4 और प्लस Mg। क्या होगा, Mg अधिक अभिक्रियाशील है तो MgSO4 होगा और Cu अकेले पड़ जाएगा, Cu अकेले। क्या बोले, अधिक अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ले जाता है, कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है तो इसे क्या कहते हैं, विस्थापन, प्रतिस्थापन, एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन। द्विविस्थापन में आयनों का, जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, यानी आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। जैसे इसका एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखिएगा, Na2SO4 प्लस BaCl2 बनता क्या है, NaCl प्लस BaSO4। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे, अपने से बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, द्विविस्थापन। क्या हुआ, NH था जो था SO4 था, और NH साथ यहाँ क्या आ गया, Cl आ गया। BH साथ Cl था तो BH साथ क्या हो गया, SO4। यानी आयनों का आदान प्रदान, वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है। अपक्षेपण अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें अपक्षेप, अघुलनशील अपक्षेप, समझिए समझाते हैं। अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है, अपक्षेप का
निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया। मतलब समझिए अच्छे से, अघुलनशील अपक्षेप, जैसे मान लीजिए नमक डालेंगे तो पूरा अच्छे से पानी में घुल जाएगा, ये अघुलनशील नहीं, ये घुलनशील है। लेकिन मान लीजिए कि हम जल में बालू डाल दिए तो बालू घुलेगा नहीं, नीचे गाद में बैठ जाएगा, उसे क्या कहते हैं, अघुलनशील अपक्षेप। यही एग्जाम्पल अपक्षेपण अभिक्रिया भी द्विविस्थापन अभिक्रिया ही होता है। तो इसमें याद रखिएगा जो NaCl है, ये नमक है तो घुल जाएगा। एग्जाम्पल सेम याद रखना है, ये Na2SO4 प्लस BaCl2 बनेगा क्या, NaCl प्लस BaSO4। और BaSO4 जो होता है यही अपक्षेप होता है। यही क्या होता है, अपक्षेप। कैसा रंग का होता है, याद रखिएगा, उजला रंग का अपक्षेप बनता है। अपक्षेप का मतलब नीचे घुलता नहीं है जल में, नीचे गाद के रूप में बैठ जाता है। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया। याद रखिएगा द्विविस्थापन का जो समीकरण है वो अपक्षेपण अभिक्रिया का समीकरण है। किण्वन क्या होता है, समझिए, किण्वन क्या होता है, तो किण्वन अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया है। किण्वन क्या है, अल्कोहल, जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, वो बनाने की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसमें मिठास होती है, मिठास का मतलब कोई भी चीज़ जिसमें ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उसको क्या कहते हैं, उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है। यानी सड़ता है तो एक सड़ने से एक ईस्ट का उत्पादन होता है। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट से अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है C2H5OH और प्लस निकलता है CO2। क्या निकलता है, CO2। देखिए ये समीकरण अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगेगा और बैलेंस हो जाएगा, यहाँ 2 लगेगा। कैसे किए देखिए, अगर करना चाह रहे हैं तो हम समझा देते हैं। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 5 एक 6 है, यहाँ 12 है तो 2 लगाएंगे। उसके बाद 4 हुआ, क्या हुआ, कार्बन हमारा 4 हुआ, यहाँ 6 है तो यहाँ 2 लगा दिए, हमारा इक्वेशन पूरे अच्छे से बैलेंस हो गया। तो परिभाषा किण्वन का क्या याद रखेगा, वैसा अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट से संयोग करके शराब बनाता है। ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, जिसे शराब कहते हैं, शराब बनाता है, क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। एक बार अच्छा समझ लीजिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट की सहायता से अल्कोहल या शराब का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। अच्छे से इस पूरे वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो से केवल ही कम से कम बोर्ड एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन हमको देखने को हमेशा मिलता है। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया क्वेश्चन तो आता ही है, अभिक्रिया क्वेश्चन आता है, समव्यवस्था, संयोजकता, ये सब भी क्वेश्चन कन्फर्म रूप से रहता है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उसे क्या करें, इस वीडियो में कमेंट कर दें, ताकि अगले जो पार्ट आए उसमें हम अच्छे से बात को समझा पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।